नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 3 चल रहा है, जिसमें भाग आज हम 2 पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें आज का सबसे पहले जो प्रश्न है आज का वह ये है, शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्व, किसके तत्व? सफलता के तत्वों को हमने इनमें से किन किन को सम्मिलित किया गया है वो देखना है। पहले जैसे ही शिव संहिता की बात, दोस्तों होता क्या है कि जो प्रश्न आपके सामने है उनमें से 4 ऑप्शन होता है और असल में उस प्रश्न के उत्तर और भी होते हैं, पर उनमें से कुछ उत्तर तो इसमें दिखाई देते हैं पर कुछ ऑप्शन आपके सामने नहीं होते। अगली बार वही ऑप्शन आपके सामने जब आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, ताकि आगे आपको ये दोबारा भी प्रश्न आएंगे तो हमें सुविधा से हम इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए रेफरेंस भी बताते हुए जाता हूँ आपको। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, मंद गति से कार्य होता है, पर आप एक एक वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे तो 10-10 प्रश्नों से ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। शिव संहिता जो है, इसमें देखिए इसका कोई लेखक जो है वो अभी तक निश्चित नहीं है, फिर भी आदिनाथ शिव जी को इनके लेखक माना जाता है। शिव संहिता में 5 पटल हैं, यानी 5 अध्याय हैं जिन्हें हम पटल के नाम से जानते हैं। और शिव संहिता में ध्यान रखने वाली बात यह है, शिव और पार्वती का ही संवाद है। अब ये 5 अध्याय हैं, उन पांचों में से जो तीसरे नंबर का अध्याय है उसमें जो 19 और 20, आप संख्या ध्यान रखना, 19 और 20 नंबर का श्लोक देखेंगे तो वहाँ पर ये सफलता के तत्वों के बारे में श्लोक आता है। उनमें 6 तत्व बताए। कितने तत्व बताए हैं? 6। अब पहला है दृढ़ विश्वास, ये ऑप्शन हमारा एक ठीक हो गया, दृढ़ विश्वास है। दूसरा उसमें श्रद्धा है, जो इसमें नहीं है। फिर गुरु की आराधना है, वो नहीं है। सफलता का भाव रखना यानी समता का भाव रखना, वो भी नहीं है। इंद्रियों पर नियंत्रण यानी इंद्रियों को वश में रखना, ये ऑप्शन हमारा 2 नंबर वाला ठीक है। और मिताहार, ये ठीक है। इसलिए 6 के 6 आप लक्षणों के नाम याद रखने हैं। और ये यज्ञ जो है ये इन 6 के ऑप्शनों में ये नहीं है। इस तरह से आप पूरा प्रश्न आपको स्पष्ट हो गया है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, पिंड विचार। पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है? अब ये पहले जैसे ही प्रश्न आता है तो आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। ये गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसके अंदर 6 उपदेश हैं। कितने उपदेश हैं? 6 उपदेश, ध्यान रखना, 6 उपदेश हैं। और 6 उपदेशों में एक जो अध्याय है यानी एक उपदेश, उसका नाम है पिंड विचार। वो अध्याय कौन सा है? दूसरे नंबर का जो अध्याय है उसी का नाम है पिंड विचार। और इसमें जो 10 से लेकर के, कितने से लेकर के, 10 से लेकर के 25 नंबर तक के जो सूत्र हैं उनमें ये अपने आधारों के बारे में चर्चा किया गया है, बताया गया है। अब ये आधार कितने हैं? वो हमारे आधार हैं 16। कितने आधार हैं? 16। अब 16 आधारों को एक बार समझ लीजिए। पहला आधार जो है वो पैर का अंगूठा है। दूसरा मूलाधार है। तीसरा गुदाधार यानी जिसमें गुदा कहते हैं। चौथा लिंग है, जिसे मेड्राधार कहा। पांचवा उद्यान है। छठा जो है नाभि है। और 7वां हृदय है। और 8वां कंठ है। और 9वां जो है घंटिका। कंठ के आगे ऊपर घंटी, जहाँ आपके तालू के पीछे हल्की लमकी रहती है, जो वो घंटिका है, घंटिका। और 10वां है तालू। 11वां जीवा धारा, जीवा के अग्रभाग का जीवा धारा। और 12वां है भ्रू मध्य धारा यानी आंखों दोनों भ्रुओं के बीच में। और 13वां है नासिका अग्र, नाक के बिल्कुल आगे का भाग। 14 है नाक के दोनों कपाट यानी बिल्कुल नाक के दोनों कपाट के आगे का अग्रभाग जो है। और 15वां है ललाट यानी ज्योतिर्पुंज। और 16वां जो है वो है ब्रह्मारंध्र यानी आकाश चक्र। इस तरह से 16 आधारों को आपने क्रम से याद कर लेना है। इनमें से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, हठ रत्नावली की कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित हैं?
अब हठ रत्नावली ग्रंथ के अंदर कितनी शोधन क्रियाएं, अक्सर हमें हठ योग प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, हमने षट कर्म हमने याद किए हैं, तो हम यहाँ भी गलती वही कर लेते हैं कि इसमें भी षट कर्म होंगे, ऐसा नहीं है। हठ रत्नावली के अंदर 8 क्रियाएं बताई गई हैं और उनमें अब ये ध्यान रखना है, हठ रत्नावली किसके, इस ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो हैं योगी श्रीनिवास जी हैं, वो इनके रचयिता हैं। और इसमें 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। और इनके अंदर ये जो आपका है षटकर्म के बारे में बताया गया है। अब ये षटकर्म जो है, अब इसमें षटकर्म नहीं, अष्टकर्म इसमें बताया गया है। अब अष्टकर्म को आप क्रम देख लीजिए। पहला है चक्री, चक्री नाम आएगा जिसे हम मूल शोधन के नाम से जानते हैं, चक्री है। दूसरा नौली है, 2 प्रकार की नौली बताइए, बाह्य और अंतरा। और तीसरा है धोती। चौथा है नेति। पांचवा बस्ती, बस्ती भी 2 प्रकार की है, जल और वायु बस्ती। अब छठा जो है वह है गजकर्णी, गजकर्णी है। सातवां है त्राटक। आठवां है मस्तक भ्रांति। ध्यान रखना है, ये कपाल भस्त्रिका के नाम से, कपाल भाती जैसे हम कहते हैं, जो मस्तक भ्रांति नाम है यहाँ पर। इस तरह से 8 प्रकार की यहाँ पर हठ रत्नावली की शोधन क्रियाएं हमने आपको बताई। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार बच्चों को, ये विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है। इसमें लिखा है हार्मोन शरीर में, यानी इनमें से कौन सा हार्मोन है जो शरीर में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के नाम से, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स की बात आती है तो ये करो या मरो हार्मोन जो है भी इसे कहते हैं, करो या हम भाग जाओ, यानी ये हार्मोन है। उसमें से सबसे पहले देखिए एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन का इतिहास थोड़ा हम देखेंगे ताकि इसमें से प्रश्न जो निकलेगा भी समझ में आएगा। वो ये है कि एड्रीनेलिन जो ग्रंथि है वो किडनी के ऊपर स्थित है, यानी आपकी वृक्क है, किडनी है, उसके ऊपर स्थित है। एक बाह्य भाग है जिसे हम कार्टेक्स बोलते हैं, एक आंतरिक भाग है जिसे मेडुला कहते हैं। मेडुला जो है उसके 2 भाग हैं, एक तो है एड्रीनेलिन और दूसरा है नार एड्रेनेलिन। एड्रीनेलिन और दूसरा है नार एड्रेनेलिन। इस तरह से 2 भाग हो गए। अब जो ये दूसरा भाग, अभी इन दोनों को अगले में देखेंगे, नार एड्रीनेलिन आपके अगला ही सेकंड ऑप्शन है। अब एड्रीनेलिन का जो कार्य है उससे क्या है, पहले देखिए एड्रीनेलिन का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं इपिनेफ्रिन भी इसे कहते हैं। यदि आपके सामने या इपिनेफ्रिन भी आए तब भी आप समझिए एड्रीनेलिन का ही दूसरा पर्यायवाची नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। तो एड्रीनेलिन के कार्य क्या क्या है वो देखिए। पहला है श्वास दर को ये बढ़ा देता है। आपको यदि श्वास दर को बढ़ाने वाला या मेटाबॉलिक दर को बढ़ाता है, खून में शर्करा यानी उसमें शुगर लेवल का स्तर बढ़ा देता है ये, और हृदय की धड़कन तेज करता है। ये सब ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके होने से आदमी के अंदर जोश आ जाता है, वो अपने आप करो या मरो की उसमें एक फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आता है। अब उसमें त्वचा की रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं स्किन की, वो संकुचित हो जाती है और बीपी को बढ़ा देता है, तुरंत आंखें लाल हो जाती है, और साथ ही लैक्टिक एक एसिड होता है उसे वो बढ़ाता है। इस तरह से ये हार्मोन, और इसका ये सही उत्तर है इसका एड्रेनेलिन है। और दूसरा जो है इसमें, दूसरा जो है नार एड्रेनेलिन, ये वसीय एसिड को मुक्त करता है। जो ऊपर वाला जो है उससे ही ये दोनों बिल्कुल आपस में मिलते जुलते हैं, पर ये क्या करता है, ये वसीय जो है, वसा जो है, उसमें जो एसिड आता है उसको मुक्त करता है, और चिकनी जो पेशियाँ हमारी उसको शिथिल करता है। ये इसका थोड़ा विशेष गुण है। बाकी पहले की तरह ये भी उससे ही इसमें स्वभाव है, इसके गुण हैं, इसलिए सही जो उत्तर है पहले वाला, दूसरे वाला इसका नहीं है। अब आता है तीसरा जो है वृद्धि हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी इसे कहते हैं। वृद्धि हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है
ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी उससे ये निकलता है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। विशेषकर ये अस्थि तंत्र को बढ़ाता है, हाइट को बढ़ाने वाला काम करता है। पूरे पेशीय तंत्र को और अस्थि कंकाल तंत्र को ये ग्रोथ देता है, बढ़ाने का कार्य करता है। और ग्लूकेगॉन जो है, ग्लूकेगॉन इसको थोड़ा समझिए ढंग से, ये पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज ग्लैंड जो है अग्नाशय ग्रंथि से ये निकलता है। पेनक्रियाज ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि यानी ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। इसलिए जो ये अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसके ये मुख्यतः 4 प्रमुख उसमें कोशिकाएं रहती हैं, जो अल्फा है, बीटा, डेल्टा और एफ नाम की। और यहाँ पर जो है ये अल्फा जो है ये कोशिका ग्लूकेगॉन हार्मोन उत्पन्न करती है। यानी ग्लूकेगॉन जो है ये किससे संबंधित है? ये है आपकी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज ग्लैंड से संबंधित है, जो मिश्रित है। और उसमें उसमें बहिःस्रावी और अंतःस्रावी 2 प्रकार है। बहिःस्रावी जो है वो तो एक एसिड निकालता है, और दूसरा है वो जो एंजाइम देता है। दूसरा आपका आता है इसमें अंतःस्रावी, उसमें है 4 भाग मुख्य उसमें कोशिकाएं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। अल्फा जो है वो ध्यान रखना है, वही ये कोशिका ग्लूकेगॉन हार्मोन उत्पन्न करती है, जो लीवर को उद्दीप्त करती है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में शुगर के स्तर को ये बढ़ा देती है। इसलिए आपका ऑप्शन ये, इसको भी ध्यान रखना है। ये दोनों जो ऑप्शन है ठीक नहीं। पहला ऑप्शन जो है वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए सही उत्तर है। अब आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15वां, सर्केडियन रिदम्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्केडियन रिदम्स के जो उसको हम क्या कहते हैं, वो प्रश्न इसमें दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसके अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है। सर्केडियन रिदम्स जो है शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन है जो लगभग 24 घंटे के चक्र का पालन करते हैं, और सर्केडियन रिदम्स के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए, ताकि अगली बार ये ऑप्शन घूमकर आए तो आप कंफ्यूज ना हो। जो क्रिनोलॉजी है ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है जो हार्मोन जो स्राव होते हैं, ग्रंथियों से संबंधित अध्ययन इसमें रहता है। हार्मोन स्राव से रोगों की, दवाओं की एक शाखा है, ये ध्यान रखना है। जो हार्मोन स्राव जो होते हैं उनसे जो उत्पन्न रोग हो जाते हैं उनकी दवा बनाने की एक ये शाखा है एंडोक्रिनोलॉजी। अब ऑप्शन आपका माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये माइक्रोबायोलॉजी एक विषाणु विज्ञान है। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे होते हैं, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें विशेषज्ञ जो होते हैं वह इन जीवाणुओं के से इंसानों पर, पौधों पर और जानवरों पर पड़ने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन के अंदर, ये बात ध्यान रखना है। और सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी के अंदर ये कोशिका विज्ञान है, ये साइटोलॉजी बोलते हैं, या फिर इसको कोशिका जैविक यानी सेल बायोलॉजी में भी कहते हैं। इसे में कोशिकाओं के शरीर, क्रियात्मक संरचना, कोशिकांगों और बाह्य पर्यावरण के साथ क्रियाओं और जीवन चक्र, विभाजन और मृत्यु का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। और ये अध्ययन जो है सूक्ष्म तथा आणविक स्तरों पर किया जाता है, इसे हम सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस तरह से चारों आपके ऑप्शन बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, देखने में बहुत आसान है, ये कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य स्रोत से हमें प्राप्त होती है, मिलती है? अब इनमें सबसे ज़्यादा कौन से, आप देखेंगे दूध भी सही है, पर इसमें सबसे ज़्यादा खाद्य हमें रागी से मिलती है कैल्शियम की। अब रागी जो है एक प्रकार का ये अनाज होता है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में रहता है, ठीक है। और इसका सेवन एक आटे के रूप में
किया जाता है। प्रतिदिन 1 कप रागी का सेवन करने से शरीर की पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है। ये ध्यान रखना, ये आटे का रूप होता है, उसमें हम सेवन करते हैं। 1 कप रागी का सेवन हमें नियमित करने से कैल्शियम बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है कि आंवले के अंदर भी कैल्शियम होता है। हरी सब्जियां हैं, राजमा है और चना है, मूंग की दाल है, सूखी कोई अंजीर है, बादाम है, किशमिश है और सोयाबीन, तिल, दूध इत्यादि जितने भी हैं, इन सब में कैल्शियम की मात्रा रहती है। अगला जो प्रश्न आपका वो है सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना निम्न में से किसकी विशेषता है। ये बहुत ही आप अपने आप देखिए, पॉजिटिव बातें हो रही हैं इसमें सब और जो पॉजिटिव जो बातें हो रही हैं, इन 3 प्रकार के जो गुण दिए गए हैं, इनमें से बताना किस गुण की है। ये ध्यान रखना, सत्व जो गुण है, सत्व का अर्थ ही होता है कि प्रकाश, सत्व का अर्थ होता है बुद्धि, सत्व का अर्थ होता है कि सफ़ेद रंग, जो सफ़ेद है, प्रकाश है और बिल्कुल एक स्वच्छ है। आप देखेंगे गीता के 17वें अध्याय में और 14वां अध्याय जो है, ये इनमें गुण त्रय के बारे में खूब विस्तार से चर्चा की गई है। 17वें अध्याय में तो श्रद्धा त्रय विभाग का नाम दिया है और 14वां अध्याय जो है वो गुण त्रय विभाग हैं। आप उसमें देखेंगे तो आपको ध्यान होगा, सत्व जो प्रधान गुण है वह कोई भी कार्य जो करता है वो सत्व प्रधान होता है उसके अंदर, जिसमें आपकी प्रसन्नता है, हल्कापन, यानी ये बिल्कुल सात्विक होता है, मन का साफ होता है, निष्काम भाव से कार्य करने वाले होते हैं। रजोगुण नहीं होता, रजोगुण जो होता है अहंकार भाव से निर्मित होता है ये, और तामसिक बिल्कुल नहीं होता ये तो, और ये तो अज्ञानता से कर्म करते हैं और हमें नीचे की तरफ और बिल्कुल लेके चले जाते हैं। और रजतम ये भी नहीं होता। इस तरह से बिल्कुल सही जो उत्तर है इसका वह है दूसरे नंबर सत्व गुण का, ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका वह आदि शब्द। आदि शब्द से आप क्या समझते हैं। अब आदि ये है क्या, आदि को जानने के लिए आपको ये थोड़ा सा क्या होता है, क्लू आपको पता होना चाहिए ये आदि है क्या। आदि ये योग वशिष्ठ ग्रंथ आप देखेंगे, उसमें योग वशिष्ठ में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, उसके अंदर योग वशिष्ठ में उसके 2 खंड हैं। पहले खंड में 5 प्रकरण आते हैं और दूसरे द्वितीय खंड जो है उसमें 2 प्रकरण है। इस तरह से दोनों खंडों में 7 प्रकरण हैं और उसके अंदर ये आदि और व्याधि जो हैं ये 2 तरह के रोगों के इसमें प्रकार बताए गए हैं। यदि उसमें आदिज रोग कौन से हैं और व्याधिज रोग कौन से हैं, तो आदिज को आप समझिए, आदिज और व्याधिज इनको पंचकोशों के साथ संबंधित माना गया है। आदिज जो हैं इसके 2 प्रकार हैं, एक है सामान्य आदिज और दूसरा है सार आदिज। तो पहले जो अन्नमय वाला जो पार्ट है और दूसरा आपका अन्नमय कोश में उत्पन्न हुए शारीरिक विकार, ये पूछ रहा है अन्नमय कोश में होता है क्या आदिज, नहीं होता। पहली बात ध्यान रखना है, ये एक मनोदैहिक रोग भी इसे कहते हैं। आदिज रोगों को क्या कहते हैं, मनोदैहिक रोग, ये मन से उत्पन्न होता है ये, और आपके इसलिए लिखा दूसरा मनोमय कोश से उत्पन्न हुए या मानसिक भावनात्मक विकार है क्या, ये बिल्कुल सही है। दूसरे वाला मनोमय मन से उत्पन्न होता है। जहाँ अन्न शब्द आ गया आदिज में तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर मनोमय कोश से उत्पन्न हुए शारीरिक विकार नहीं है ये, इसलिए ये भी गलत है, ये एक मानसिक रोग है। तो हमारा ऑप्शन 2 नंबर का ही इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें रहेगा। अगला जो प्रश्न आपका वह है कि शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया लिए उत्तरदायी तंत्रिका तंत्र का भाग हैं। आपका विश्राम और पाचन, ये प्रश्न वैसे देखे जाए तो बहुत बड़ा है ये, और फिर भी इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है और संश्लिष्ट तंत्रिका तंत्र क्या है। इसमें देखिए पहले हम देखते हैं परानुकंपिका तंत्र। परानुकंपिका तंत्र क्या है, ये स्वयं स्वायत्त, आपको एक बार पिछले वीडियो में आप देखेंगे तंत्रिका के हमने 3 पार्ट बांटे गए थे, क्यों तंत्रिका 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें केंद्रीय नर्वस सिस्टम है और परिसरीय तंत्रिका तंत्र है और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। तो इस तरह के 3 उसमें भाग है तंत्रिका तंत्र के,
और उसमें से ये परानुकंपी तंत्र जो है ये अपने आप में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है, जिसमें ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र का ये भाग है। और इसके भी दो भाग हैं। वो भाग है, एक तो है अनुकंपी सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपिक यानी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। अब जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, अब यहाँ परा को एक और ध्यान रखना है। परा जो वाला जो है पार्ट, आपने ईड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ सुनी होंगी। ईड़ा जो है ये परानुकंपी तंत्रिका को ही ईड़ा बोलते हैं, और जो अनुकंपी तंत्रिका है उसे हम पिंगला बोलते हैं। इसका भी आपने ध्यान रखना है, कई बार ये भी प्रश्न आ जाते हैं। तो असल में ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, जो परानुकंपी है और आपका अनुकंपी है। एक ठंडी है तो एक गर्म हो गया, इसलिए दोनों विपरीत कार्य करती है और योग में इनका ध्यान रखना है। अब ये हमारा इसका सही जो उत्तर है वह ये परानुकंपिका तंत्रिका तंत्र ही है। इसका सही उत्तर ये वाला पहला वाला प्रश्न इसका सही उत्तर है। संश्लिष्ट वाला नहीं है ये, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो बिल्कुल नहीं है, और स्वचालित तंत्रिका तंत्र भी इसमें नहीं है। ऑटोनॉमिक जो तंत्रिका तंत्र है ये तो इसी का ही भाग है, तो ये भी नहीं है। यानी दोनों तीनों जो उत्तर हैं ये गलत है। पहला जो उत्तर है बिल्कुल सही है। तो ये जब हमारा एक्टिव होती है तो हमारे शरीर के अंदर विश्राम और पाचन अनुक्रिया बिल्कुल ही एक्टिव हो रहते हैं, उसके उत्तरदायित्व ये इनके ऊपर रहता है। अब इस तरह से अगला जो प्रश्न आपका अंतिम आज का वह ये है कि चयापचयी मेटाबॉलिक इसे बोलते हैं सिंड्रोम में निम्नलिखित में से किन का संयोजन होता है, पाया जाता है। इनमें से किन का है? पहले देखें कि उदरीय जो मोटापा है, ये उदरीय मोटापा या बढ़ा हुआ रक्तचाप या और अल्प HDL, ये पहला नंबर का जो है ये बिल्कुल ऑप्शन इसका सही है। कैसे सही है वो आप देखिए कि ये मेटाबॉलिक जो है इसको सिंड्रोम, इस सिस्टम को इसको आप एक बार समझिए। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है इसको एक बार देखिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले कारक बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो हमें अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कर देते हैं वो, डायबिटीज़ है, मोटापा है और अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल, इन चारों के संयुक्त रूप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इन ध्यान रखना है, आपका हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा और अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल, इन चारों को जब मिला देते हैं, यही वाला जो प्रश्न का उत्तर है, तो इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसे सिंड्रोम एक्स भी कहा जाता है। कई बार सिंड्रोम एक्स आए तब भी आप कंफ्यूज नहीं होना, तो इसी के लिए बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। और ये बढ़ा हुआ रक्तचाप ये वाला नहीं है, और उदरीय वाला है, पर इसमें आपका दूसरे ऑप्शन आ गया। तो जहाँ चारों ऑप्शन में से ये बिल्कुल सही है, एक नंबर वाला। इस तरह से आज का वीडियो थोड़ा लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, पर आपको प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होने चाहिए। वीडियो चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, प्रश्न उत्तर में हमारे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ये हमारा इसी को बनाने का जो लक्ष्य है वह यही है। तो आपका सुझाव हमारे को और कमेंट आप दोस्तों करते नहीं हो, वो ज़रूर किया करें। जैसा लगे कैसा लगे वो बताया करें, और अपने साथियों को शेयर किया करें। इस और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।